डियर स्केलर जो है वही है, केवल परिमाण चाहिए, परिमाण, परिणाम नहीं। परिणाम और परिमाण इज टू डिफरेंट वर्ड। परिणाम बोलेंगे रिजल्ट होता है, नहीं पूछते आपका रिजल्ट क्या है। और परिमाण मैग्नीट्यूड, जैसे आपने कोई सामान बाजार में खरीदने गए दीपांशु, तो आप आलू को खरीदने गए तो बोलेंगे 5 किलो आलू दीजिए, तो 5 किलो यानी 5 kg इज द मैग्नीट्यूड, वह परिमाण है। यही नहीं कहेंगे कि 5 किलो आलू उत्तर दिशा में दीजिए, तो आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। और डियर तो डियर अब आप अगर किसी डॉक्टर से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे, डॉक्टर ही नहीं बोलेगा आपके बॉडी का टेम्परेचर, यू आर फुल्ली हेल्दी। अगर आप स्वस्थ हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना बताएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट। अंशिका बताइए इसको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री इन फ़ारेनहाइट? बोलिए। बाबू ये सही है। 2018 के टेट में जाके देखिएगा, एक क्वेश्चन है, 18 है या शायद 18 का, उसमें यही पूछा है, यही पूछा है, यही पूछा है, यही पूछा है। और एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और इफ विल कन्वर्ट आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो काजल फ़ारेनहाइट वैल्यू विल बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस खत्म भैया। राउंड फिगर में ले लोगे 6 आ जाएगा, एक्चुअल लोगे 4 आ जाएगा, खत्म। और जो मेन फार्मूला होता है, फिर विज्ञान में है आपके, हमेशा पूछता है परीक्षाओं में, कहीं भी जाइए फटाक दे करिएगा। और तापमान का एसआई पैमाना केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने खोज किया था। और अगर कोई डिग्री सेल्सियस है और आप उसे केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन होता है, तो डियर आप इसमें 273 बट इफ विल टेक एग्जैक्टली, बट कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट में 273 लेकर हल करते हैं, एग्जैक्ट वास्तव में 273.15 होता है। लेकिन आप कर डियर 273 ले लीजिए, कोई बात नहीं, और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा केल्विन। और अगर केल्विन को फिर सेल्सियस में लाएंगे तो केल्विन माइनस आपका 273, यू विल गेट आपका डिग्री सेल्सियस, खत्म। दीपांशु गलत ना हो डियर, ताक झांक कोई फायदा नहीं, बस एक्यूरेट पढ़िए, एकदम पेपर एकदम ढूंढ के लिखिए खूब, एकदम विषय से संबंधित। एक और फॉर्मेट याद रखिएगा, वो आपका डिग्री सेल्सियस C/5 बराबर F माइनस 32/9। आप लोग क्यों नहीं बोले? आप कोई बोला है, सही बोला है, लेकिन आप लोग नहीं बोलते हैं, क्यों? आपका हमेशा एकदम पूरा तैयार रहे, ये नहीं कि एग्जाम आ जाए तब अभी तैयारी करना, अभी रिवाइज करना, नहीं, हमेशा तैयार। बस जब एग्जाम की डेट आ जाए, बस एकदम थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा देंगे, रिवीजन कर लेंगे ज्यादा, बस। डेर ये नहीं कि एग्जाम आ जाए फॉर्म भर लें। डेर आपका मेहनत करिए, 3 महीना बाकी है, कितना दिन? 3 महीना आपका 90 दिन, कुछ नहीं होता 90 दिन फॉर SSC MTS, SSC MTS
18 साल के उन युवाओं के लिए जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 साल हो चुकी है और वह आपका हाई स्कूल पास है। 2 साल बस, हाई स्कूल पास और उम्र जो है 1 जनवरी 2023 को 18 साल, 11,409 पोस्ट एसएससी। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, क्लियर आपका। और आपको लेना है 1 पद, आप तो पद तो बहुत है, 11,000 है। आसमान से थोड़ी आपका लिफ्ट से आएंगे सिलेक्शन के लिए एसएससी, आपके ही बीच से निकलेंगे, जो पढ़ेगा वो होगा। एक चीज और देखिएगा कि अगर आपका दाब बराबर कॉमन फार्मूला होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बहुत अच्छा, बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी इसको यू कैन राइट F/A, बट इसको द्रव दाब अगर हम कर देंगे तो P बराबर, ये देखिए द्रव दाब आपका P बराबर HdG, ये होगा डियर। ये क्या हो गया, तो अजीब आपका हो गया। द्रव दाब P बराबर HdG, यानी द्रव का दाब जो है वह हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से गुणा कर देंगे तो निकल जाता है। इसका मतलब द्रव दाब को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर होते हैं, तो 3 होते हैं। ये अब इसका क्या मतलब है, H का क्या मतलब है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि वाई, क्यों, ये हाई स्कूल की विज्ञान किताबों में रहता था कि क्यों आपका बांध की जो दीवारें होती हैं, कोई पुल उल जहां बनता है, बंधा उंधा बनता है, तो बंधा क्यों आपका नीचे मोटा बनता है और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। कोई भी बांध बनाएंगे, जहां बांध बनता है नदी नाला के किनारे, तो देखा होगा कि नीचे वो चौड़ा बनाते हैं, ऊपर धीरे धीरे के कीटा कम 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 करते करते, ऐसा नहीं कि ऊपर आप कैसे नुकीला कर देंगे, मतलब ऊपर ले जाकर कैसे प्लेन कर देंगे, बस इतना। इसका रीजन ये होता है कि द्रव दाब गहराई पर डिपेंड करता है। आप कोई भी चीज पानी के अंदर दब रही है या नहीं दब रही है, उसके दाब को कम करने के लिए ये भी तो हमारे पास फार्मूला है कि एरिया बढ़ा देंगे। एरिया बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया का प्रेशर में क्या रिलेशन है, ये आपका इनवर्सली होता है। यानी प्रेशर को कम करना है तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया को कम करना है तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई भी न्यू बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो नीचे का जो ग्राउंड लेयर है वह चौड़ा करते हैं, धीरे धीरे उसको कम 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 करते करते फिर सीधा कर लेते हैं। इसका मतलब यही है कि वो आपका जहां पर प्रेशर पड़ रहा है मिट्टी के पास, तो ज्यादा एरिया कर देंगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द्रव दाब में क्या क्या तथ्य होता है, तो द्रव दाब की जो गहराई होती है, गहराई बढ़ने पर द्रव दाब क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप देखेंगे एक ऐसा फिगर देखेंगे, ये आपका फिगर मैं एक्चुअल में आपको दिखा देता, लेकिन अभी आपका हम लोग प्रैक्टिकली तैयार नहीं है। इसमें आप भर दीजिए पानी, एक ऐसा बॉटल लीजिए, इसमें भरेंगे क्या, पानी। क्या भरेंगे मित्रों, पानी। क्या भरेंगे, पानी। क्या भरेंगे, पानी। एक होल करेंगे आप कहां पर, यहां पर। एक होल करेंगे आप यहां पर और एक होल करेंगे आप यहां पर। अब तीनों होलों में से मैं पूछूंगा, जिससे भी बताएगा, दीपांशु आप बताइए कौने होल से, 1 से कि 2 से कि 3 से खूब दूर पानी जाएगा, बताइए। 1 से पानी दूर जाएगा क्योंकि ये सबसे ऊपर है, या 2 से जाएगा या 3 से जाएगा, किससे पानी सबसे दूर जाएगा, 3 से बता रहे हैं।
सही है। देखिए इससे जब पानी गिरेगा बाबू, यहां गिर रहा है, इससे गिरेगा, यहां गिरेगा, इससे गिरेगा, यहां गिरेगा। काहे ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर गहराई क्या हो गई? बढ़ गई। तो गहराई बढ़ने पर द्रव दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। गहराई प्रभावित किया या नहीं किया? दूसरा, डेंसिटी का कौन एग्जाम्पल बताएंगे? सिप्रा कोई एग्जाम्पल बताइए जो साइंस में, फिजिक्स में डेंसिटी का, वाटर डेंसिटी का वाटर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप उसको डिफाइन कर लेंगे। तो डियर आप बताएंगे कि क्या कारण है कि समुद्र के जल में तैरना आसान होता है जबकि नदी के जल में तैरना कठिन होता है? आप सुनिए मेरी बात। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि समुद्र के जल में तैरना, तो समुद्र के जल में तैरना, न कि समुद्र में तैरना आसान, ये बात गलत है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि समुद्र में तैरना आसान और नदी में तैरना कठिन। नहीं, समुद्र के जल में तैरना आसान और नदी के जल में तैरना कठिन, ये बात होती। बात समझे? बात यूं इस तरह से समझिएगा, दो टैंक बनेगा, बीच में दीवार बनेगी। एक वाले टैंक में नदी का पानी भराएगा, एक वाले टैंक में समुद्र का पाइप से पानी आएगा, भरा जाएगा। अब बताइए आपका, तो अब मित्रों समुद्र वाले पनिया में आपको तैरना आसान है और नदी वाले में तैरना कठिन। क्यों छोटू कठिन है बताओ तुम? क्यों? क्योंकि नदी के जल का घनत्व तो क्या होता है? कम होता है, और समुद्र के जल का घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है उसमें आपका? समुद्र के जल की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती बताइए अंशिका? वाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर वाटर? बिकॉज आपका टोटली आपका सॉल्ट विल बी आपका फाउंड आपका इन सी वाटर। आपका जितना भी सॉल्ट है, नमक है, ये समुद्र के जल में पाया जाता है। तो समुद्र के जल में नमक के पाए जाने या घुले होने के कारण उसका घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब समुद्र वाले पानी में आप तैरेंगे ना, तो डेंसिटी ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी डूबेगी नहीं, आप आराम से उसका जो आप थ्रस्ट फोर्स जो होता है, जिसको आप हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं, वह आपका उसमें ज्यादा लगेगा, आप आराम से तैर लेंगे। नदी वाले में ज्यादा डूबेंगे, टफ होगा। डियर, ये नहीं कि आप समुद्र में चले तैरना आसान है, आर के सर बताएं, लग जाए कोरियोलिस बल एक झटके में आपका फिर तरे, अरे कहाँ गया, और यही तब तक पता चला कि दूसरे थपेड़े में आ गए बाहर, ये लीजिए आपका आ गया शेर आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरियोलिस बल और आपका समुद्र की गहराई तो है, ये कोरियोलिस बल है, वो अलग बात है। समुद्र में आप कोई भी सीट में, वो आपका एयर बेल्ट लेकर के, अगर आप कोई भी सेफ्टी वाला जो पॉइंट लेकर के जब कभी नाव से कूदते हैं लोग सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए, तो लंबे समय तक समुद्र में थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, आप बच जाएंगे। एक फिल्म बनी थी, वो ऑस्कर अवार्ड भी पाई थी, लाइफ ऑफ पाई, आप देखिएगा वो फिल्म। आपका टोटल फिल्मांकन आपका समुद्र में ही किया गया था। समुद्र के एक छोटे से भाग में लाइफ ऑफ पाई को दिखाया गया था। एक बोट पर एक लड़का, एक टाइगर, एक और कई जानवर, और फिल्म ऑस्कर अवार्ड पाई थी। डियर आपका, आप ऐसे से फिल्मों को आप देखें जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करे आपका। आप बताइएगा, ये जो बॉटल है और यहाँ पर होल आपका एक समान हाइट पर चारों दिशाओं में कर दिया जाए। कोई बॉटल पानी से भरे, एक समान हाइट पर होल चारों दिशाओं में कर दिया गया, पानी भरा है, चारों होल से जो पानी गिरेगा, तो आप बताइए उत्तर वाले का फोर्स ज्यादा होगा या पूरब का या पश्चिम का या दक्षिण का? हाँ डियर, द्रव दाब किसी समान गहराई पर क्या होता है? चारों दिशाओं में समान लगता है।
द्रव दाब का कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती कि पूरब दिशा में बढ़िया लगेगा, नहीं, द्रव दाब सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब मित्रों में एक टॉपिक है लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो डियर इसमें हम लगभग सारी बातें आपको बता दी। अब डियर एक है आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, छोटे क्लासों में क्लास 8th में मिलता होगा। आर्किमिडीज ने आपसे क्या बताया, आपसे यही बताया, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब किसी वस्तु को द्रव के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है, और यह आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और आभासी कमी क्यों प्रतीत होता है, वाई आपका क्यों, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो क्यों उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होता है, क्योंकि आपका वेरी गुड, आपका शाबाश डियर, पानी के अंदर आप थ्रस्ट फोर्स, आपका उत्प्लावन बल लगता है। इसलिए मित्रों आप बाल्टी भरी हुई पानी जब कुएं से निकालते हैं तो जब तक वो बाल्टी पानी के अंदर आती है तेज आती है, अब पानी का लेयर ज्यों छोड़ा भार क्या होता है, बढ़ जाता है, भार क्या होता है, बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत बस यही बताया है। आप छोड़िए सारी बातें, एक मुर्गा तौलते हैं ना, कांटा वाला स्प्रिंग बैलेंस होता है, एक बार हवा में तौल लीजिए, एगो दूगो कगो आपका ईटा तौल लीजिए हवा में, कोई चीज तौल लीजिए हवा में, कोई बड़ा सा बोरा है तौल लीजिए हवा में, उसको फिर पानी में डाल लीजिए और उसी समय आपका लगाए रहिए तराजू, तो वेट क्या हो जाएगा, पानी में कम। काहे, क्योंकि पानी में ऊपर की ओर लग रहा है क्या, उत्प्लावन बल। और द्रव दाब के 3 नियम आप बताएंगे, शायद पढ़ा होगा आपने, कि जब किसी वस्तु के द्वारा या जब किसी वस्तु का भार उसके ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल से अगर भार अधिक होगा तो क्या होगा, अगर किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर हो जाए तो क्या होगा, और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा हो गया और वस्तु का द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार का मान कम हो गया, उत्प्लावन बल ज्यादा हो गया तो क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है समझना। जब किसी वस्तु का भार कम होगा, उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का भार कम होगा और उस पर उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो वस्तु उसको ठेल के ले जाएगी पानी के सतह पर, अब पानी के सतह पर ऊपर वह तैरती रहेगी। और डियर अगर आपका उसको अगर किसी वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर हो जाएगा तो वस्तु पानी में पूरी तरह से डूब करके तैरेगी, लेकिन तैरेगी, पानी में डूब के ही तैरेगी लेकिन तैरेगी। एक होता है एकदम ऊपर, जैसे नाव एकदम ऊपर है और तैर रही। एक तीसरी कंडीशन की जब किसी वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु पूरी तरह से डूब जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। एक बात और समझिएगा जरा उसको, डियर क्या होता है वो कंडीशन, डियर आर्किमिडीज का अभी भी भूलेंगे नहीं ना। आर्किमिडीज ने बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट दिया है, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोते हैं उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के पानी में डुबोने के कारण कोई जल विस्थापित करेगा। एक बाल्टी नकानक भर दिए, आइए डियर कोई चीज वजन वाली चीज उसमें डालोगे तो पनिया बाहरवा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फ्लो करके।
और निकलेगा तो उस पनिया को वजन कर लो। तो डियर आपका आर्किमिडीज ने यही कहा, जो पनिया निकलेगा उसको वजन कर लो। जो किलो पनिया होगा तो किलो का उस पर क्या लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। सीधा सही फंडा, खत्म काम। कोई कंफ्यूजन हो बोलिएगा, डियर नहीं कंफ्यूजन होगा तो भी बोलिएगा। और डियर एक पॉइंट और था इसमें, डियर जरा इसको भी समझिएगा डियर। ये तो एक दो, हाँ डियर एक बात और जरा बताइएगा, पानी का एक सिल्ली, अरे सॉरी बर्फ का एक टुकड़ा सिल्ली आपने किसी ड्रम में डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया ना। अब पानी का, बर्फ का सिल्ली या टुकड़ा आपने किसी ड्रम में पानी में डाल दिया और पानी का जहां लेबल है निशान लगा दीजिए। मित्रों क्या लगा दीजिए, निशान। अब बताइए कि बर्फवा जब पूरी तरह से गल जाएगा तो वाटर लेवलवा बढ़ेगा कि घटेगा? अरे भाई बताइएगा जरा सोच के, आप लोग बताइए। सुनिए, ड्रम है, पानी है, उसमें एक बर्फ का इतना बड़ा सिल्ली लाए, डाल दिया, डालने के बाद पानी का लेवल चेक करिए और लेवल पर निशान लगाइए। अब निशान लगाने के बाद मित्रों वह बर्फ अगर पूरी तरह से पानी में गल गया तो पानी का लेवल आपका बढ़ेगा या घटेगा? हाँ डियर सही बताएं आप, न वह बढ़ेगा न घटेगा, वह उसी लेवल पर बना रहेगा। उसका रीजन ये होता है, रीजन क्या होता है बताइए? रीजन यही होता है कि बर्फ जो होता है डियर, वह ठोस अवस्था में जब रहता है तो उसका आयतन ज्यादा रहता है, और जब पानी की अवस्था में आता है, गलता है, तो उसका आयतन घट जाता है। आपने महसूस किया होगा, फ्रिज में कोई बॉटल रखते हैं, 4 अंगूर पानी कम रखते हैं और ढक्कन को बंद कर देते हैं। फ्रीजर में जब वह जम जाता है तो पूरा ढक्कन को आपका डियर तक वह पहुंच जाता है, और आपने कहीं गलती से पूरा नकानक बॉटल भर दिया और ढक्कन को टाइट कर दिया, रख दिया, तो पक्का आपका ढक्कन फट के निकल जाएगा। कोई फटने से रोक नहीं पाएगा, वो फट जाएगा। इसलिए पढ़ा लिखा कोई भी रहता है तो ये फॉल्ट नहीं करता है। आप लोग करेंगे ऐसा फॉल्ट नहीं करेंगे आपका कभी भी, क्योंकि आप जानते हैं पानी जब जमेगा, और कॉमन प्रोसेस क्या होता है कि ठोस में किसी चीज का आयतन, क्योंकि आपको पढ़ाया हूं कि ठोस के अणुओं के बीच की अंतर आणविक दूरी सबसे कम होती है, सत्य बात है। और द्रव के अणुओं के बीच यानी द्रव के प्रावस्था में अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और गैस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हो गया। लेकिन यहां आपका क्या होता है, उल्टा होता है। यहां पर पानी बर्फ जब बना है तो ठोस में उसका आयतन अधिक है, लेकिन द्रव में आने के बाद क्या होता है, आयतन घटता है। तो कभी भी आपका कोल्ड ड्रिंक या कोई भी आइटम देखा होगा, बाटलों में 4-6 अंगूर कम रखते हैं, तो उनका वही पैमाना होता है, इतना है 500 ml। ऐसा नहीं है आपका डियर, वह 500 ml उतना ही होता है। बस यह है कि वह जमेगा तो उसका आयतन प्रसार होगा। तो डियर बर्फ वाले सिचुएशन में पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो ये आपका इनवर्सली वाला काम होता है, इसको आप समझिएगा ताकि दोबारा कभी कोई गलती ना हो। एक प्रश्न और बताइएगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कार में आप बैठे होंगे जाड़े के दिन में, तो जाड़े के दिन में जब कार में बैठे होंगे तो अंदर आपका बैठेंगे और कोई सिस्टम आपने ऑन नहीं किया,
तो कार का जो ग्लास होगा उस ग्लास पर अंदर अंदर पूरा पानी की ओस की तरह सब जम जाएगा आफ्टर सम टाइम। ये क्या होता है? और डियर दूसरा इवेंट बताइएगा, जब किसी बॉटल में दीपांशु, जब कोई पेप्सी का ठंडा ठंडा बॉटल लाते हैं गर्मी के सीजन में और आप टेबल पर रखते हैं, तो आपका टेबल पर वो पानी क्या होता है, अंदर से पेप्सी क्या होता है, लीक करके उस टेबल पर फैलने लगता है। फिर दीपांशु आप उसको पानी को, जो बाहर से पानी रिश्ता उसको चाटते हैं और मीठा नहीं लग रहा है, ये प्लास्टिक से छन के आ रहा है इसलिए मीठा नहीं लग रहा, यही बोलेंगे? नहीं, आपका वो अंदर से एक बूंद पानी न बाहर आएगा न बाहर से एक बूंद पानी अंदर जाएगा, क्योंकि वो ढक्कन बंद है। तो पानी आया कहां से? ये बाहर जो आपका वातावरण है इसमें नमी होती है, ये नमी और उसका टेम्परेचर, उसके बॉटल का दीवार का टेम्परेचर लो है, तो नमी जब आपका बाहर का उससे टच करेगा, संपर्क में आएगा, इसकी नमी तुरंत आपका लिक्विफाइड होती है, द्रवित होती है। अब बाहर के नमी का जो पानी है वह उस बॉटल के दीवार से सट करके रिस करके किनारे आ जाता है। मित्रों, चिंता करने की कोई बात नहीं है कि उसका पानी यार अंदर से लीक कर रहा, लगता है बॉटल आपका बड़ा घाटा हो रहा है, निकल गया कुछ 10 ml निकल गया। बात समझे आप? और 3 चीज मैं और बताऊंगा, ध्यान से पढ़िए। केमिस्ट्री की चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। सिस्टम 3 प्रकार का होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। हिंदी में बताना चाहूंगा, खुला निकाय होता है, बंद निकाय होता है और विलगित निकाय होता है। विलगित, गिलगित नहीं, विलगित निकाय। हिंदी इसीलिए मैं बताता हूं, अंग्रेजी बताता हूं डियर कि आपको आसान लगेगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और केवल आपका अब इसमें सब्सटेंस का और एनर्जी का, सब्सटेंस का और हीट का कन्वर्जन सिर्फ बताना है। आप तीनों सिस्टमों में खेल किसका होता है? सब्सटेंस के एक्सचेंज का और आपका हीट के एक्सचेंज का। तो मित्रों आप सुनिए ध्यान से, जब कोई सिस्टम ओपन सिस्टम होता है, खुला निकाय होता है, जैसे गिलास है, जग है, आपने शरबत घोरा, पानी घोरा, कुछ भी घोरा, अंदर है। अब ये क्या है? खुला निकाय, क्योंकि यह अपने परिवेश के साथ चाहेगा तो उससे पानी इसमें चला आएगा, या तो इसका पानी कोई भी इसमें से निकाल लेगा। तो क्या है इसमें? पदार्थ का भी विनिमय कर सकता है, क्योंकि आपका जो मग्गा है वह ऊपर से क्या है? खुला है। तो ये ओपन सिस्टम है, तो अपने परिवेश यानी सराउंडिंग के साथ सब्सटेंस और आपका हीट, अगर मग्गा के अंदर आपका ठंडा पानी और धूप में रखें तो धीरे धीरे पनिया क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो डियर हीट यानी उष्मा का भी विनिमय कर लिया और बाबू पदार्थ का भी विनिमय कर लिया। यह अंदर वाला पनिया इवेपोराइज होकर के भी उड़ जाएगा। समझ रहे हैं? एक बात और बताइए, तो ओपन हो गया। क्लोज सिस्टम का क्या चक्कर है? एक पेप्सी का बॉटल लीजिए और आप उसमें पानी भरिए, एकदम नकानक ढक्कन कस के बंद कर दीजिए। क्लियर? मतलब ढीला ढाला नहीं, आपका कहीं गिर गया, उसको कस के ऐंठ के बंद कर दीजिए ढक्कन। आप बंद कर दिया तो कौन सा सिस्टम तैयार हो गया मित्रों? संदीप्ता बताइए कौन सा सिस्टम तैयार हुआ? ए बंद निकाय क्लोज सिस्टम तैयार हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब उस बॉटल के ऊपर आप 4 जग पानी गिराइए, एक को बूंद बॉटल में जाएगा नहीं। और या तो आपका कितना भी धूप हो बाहर,
क्या उसका पानी ओपराइज होगा? बताइए, उसका पानी वाष्पीकृत होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? ढक्कन बंद है। क्या है? ढक्कन बंद है। तो न तो पदार्थ का विनिमय कर पाया। लेकिन अगर पेप्सी का बॉटल है, ढक्कन लॉक है, वह पेप्सी न बाहर जाएगी, न उसमें से बाहर से कोई बरसात हुआ तो पानी उसमें अंदर जाएगा। पदार्थ का विनिमय तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन पेप्सिया आपकी ठंडी थी, फ्रीज में रखे थे, अब 2 घंटा बाहर रख दिए तो गर्मा जाएगी। पीना पसंद करेंगे? नहीं, कहेंगे गर्म हो गया। बात समझे ना? यानी बंद निकाय उष्मा का विनिमय नहीं कर पाता है। अरे उष्मा का बंद निकाय उष्मा का विनिमय तो कर लेता है, पदार्थ का विनिमय नहीं कर पाता। बंद निकाय भी खत्म हो गया। एक बचा है लास्ट वाला, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको विलगित निकाय कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, विज्ञान जब भी आप पढ़ते हैं ना डियर, कुछ नहीं होता है, बस आप पूरा अटेंशन के साथ कॉन्सेप्ट को समझें, खत्म काम। समझ गए? सब याद हो। लेकिन आप लोग कभी कभी रटने के मूड से बैठते हैं, रट लिया जाए, खत्म, कोई फायदा नहीं। आप कोई तथ्य को पढ़ें तो आपका दिल से, मन से, दिलो दिमाग लगाकर उसमें पढ़ें, दुनिया की हर चीज आप भूल जाएं। विलगित निकाय देखिए खत्म हो जाएगा तुरंत 2 मिनट में। आपका थर्मस का बॉटल क्या है? विलगित निकाय। थर्मस के बॉटल के अंदर आपको गर्म चाय या गर्म पानी रख लिया, ढक्कन को बंद कर दिया, अब ऊपर से 50 बाल्टी पानी गिराइए, या उस थर्मसवा को अगर अच्छी क्वालिटी का है तो पनिया में फेंक दीजिए, कौनो प्रभाव नहीं है। यानी वो ऐसा सिस्टम है जो अपने परिवेश यानी सराउंडिंग के साथ न पदार्थ का विनिमय किया और न हीट का, उष्मा का ही विनिमय किया। अगर थर्मस के अंदर गर्म के अलावा अगर ठंडा पानी है, अब बाहर खूब तेज धूप है, रख दीजिए, तब वो अंदर क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो मित्रों, मेरे भाई बहन, अगर ऐसा सिस्टम है तो यह आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इसको विलगित निकाय कहते हैं। अब परीक्षा में आएगा तो कोई सिस्टम लिख लेंगे। और सुनिए, कैसे विश्व का निर्माण होता है? तो एक सिस्टम, सिंपल बात लिखिएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, काम खत्म। यानी हम भी क्या है? निकाय है, और हमारे चारों तरफ एक क्या है? परिवेश है। तो हम एक निकाय और हमारे चारों तरफ परिवेश, दोनों को मिला दीजिए, पूरा विश्व हो गया, खत्म। या धरती है, धरती क्या है? सिस्टम है, इसके चारों ओर आपका एक परिवेश होगा, जिसको आप वायुमंडल बोलते हैं, वह परिवेश है, वो धरती है, प्लस कर दीजिए, आपका यूनिवर्स हो जाता है। तो यूनिवर्स को लिखने के लिए यही लिखते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू आपका यूनिवर्स। और आगे मैं बताऊंगा हीट में उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या जो भी चीजें हैं। यानी आपका ये साइंस बहुत क्रिटिक चीजें होता है। बहुत सारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका थैंक्स।